हाँ जी, अब आप अपनी लाइफ का सीए इंटर का लास्ट पेपर देने वाले हैं, ग्रुप 1 का, अपनी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। पहली चीज तो एग्जाम आप देंगे 22 को। डिफिकल्ट टाइम एग्जाम वाला नहीं होगा, डिफिकल्ट टाइम ये होगा कि 20 को वापस आके अब 22 तक दो जीएसटी प्लस इनकम टैक्स कैसे रिवाइज करें और कैसे मोटिवेशन बनाए रखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये अभी तक की अपनी लाइफ के अगले 1.5 दिन सबसे मुश्किल 1.5 दिन होने वाले हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी प्लानिंग की कि किस हिसाब से दोनों एक्ट को, इनकम टैक्स को भी और जीएसटी को भी, इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ तय किया जा सकता है, मतलब कंप्लीट किया जा सकता है। और कुछ सिलेक्टेड एरियाज, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं इनकम टैक्स के जो आपने देखा है कि बहुत ज्यादा लेंथी है, जैसे कि मेन उसके हेड्स ऑफ इनकम, जो भी हेड्स ऑफ इनकम है आपके पांचों हेड्स, उसमें से कैसे सिलेक्टिव स्टडी करके कम से कम क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत आसान है कि मैंने यहाँ पर डेट लिख दी है और आप 20 मई को, अगर मैंने 4 चैप्टर लिख दिए तो आप ये चारों कवर कर लेंगे। कहने के लिए बहुत आसान है, ये आप भी जानते हैं। 3 घंटे का पेपर करके आने के बाद कितनी आपके पास पावर बची होगी 3 घंटे के पेपर से। कॉस्टिंग का पेपर था आज आपका, मई 2022 का। पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, एवरेज पेपर था। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, एक दो एडजस्टमेंट अच्छी थी, और जो थ्योरी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इस बार की थ्योरी थी वो ऐसी थ्योरी थी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थी। तो इनकेस आपके अगर एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल के, अगर आपके आंसर मैच नहीं हो रहे थे, आपके पास टाइम नहीं बचा था, कोई भी एक्सरसाइज था, तो आपने थ्योरी पक्का पक्का अटेम्प्ट की होगी। अब इस पेपर के बारे में क्या डिस्कशन करना है हमें, इस पेपर के बारे में हमें कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया था कि पेपर का पैटर्न आप अपनी तैयारी से डिसाइड कर सकते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम पेपर कहाँ से आया उसमें करेंगे। 5 मिनट का टाइम लगेगा हमें डिस्कशन करने में। उसके बाद इंटर का जो टेक्स्ट का पेपर है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी तारीख को कौन सा चैप्टर करना है, और किस चैप्टर में जीएसटी कब शुरू करनी चाहिए, पहले शुरू करनी चाहिए, बाद में शुरू करनी चाहिए। ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलोगे तो पहले जीएसटी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करें। कौन कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। ये चीज का मतलब क्या है, ये होते हैं आपके 12-13 घंटे के मैराथन्स जो आपको टीचर कराते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होते हैं जिन्होंने पूरे साल, पूरे सेशन में पढ़ाई ही नहीं की, उनके लिए वो देवता है जो पढ़ा रहे हैं। 12-13 घंटे हो सकता है पढ़ के 40 नंबर आ जाए, हालांकि जिसकी लाइकली पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, खासकर टेक्स्ट के पेपर में। लेकिन अगर आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है तो आप इस जाल में ना फंस जाएं कि ये जो है ये आपके टीचर हैं जो कह रहे हैं कि आ जाओ तैयारी करते हैं, और ये आप हैं। इस टीवी में क्या चल रहा है, इसमें जो आपका रोल है वो निल है। मतलब इस मैराथन में जो आप वो सॉल्यूशन कर रहे हैं, उस समय पे आपको सॉल्यूशन करना होना चाहिए था। सिर्फ देख के टेक्स्ट का पेपर सॉल्व नहीं होता, प्रैक्टिस से ही सॉल्व होता है। कवर आपने पूरे साल में किया होगा, एक दो चैप्टर छूट गए हैं, वैसे तो छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर छूट गए तो उन्हें छोड़िए, बाकी जो आपने कर रखे हैं, चैलेंज ये है कि आप उनको रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ कॉस्टिंग के पेपर में, फिर आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन भी बताऊंगा, मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है। प्लानिंग के साथ चलोगे तो 1.5 डेज में तैयारी कर पाओगे, अगर प्लानिंग के साथ नहीं चले तो पूरा मैसअप हो जाएगा और चारों तरफ आपने जीटेक्स पूरा ऐसे फैला रखा होगा। तो पहले पेपर में ओवरव्यू क्या है, क्या हमने एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाई थी और उस चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको इनकम टैक्स में और जीएसटी में भी याद रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आया, कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू कहाँ से आता है, ये मटेरियल चैप्टर में आता है ईओक्यू। ईओक्यू के अंदर आपसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बोला गया है, हाउ फ्रीक्वेंटली बोला गया है, और टोटल कॉस्ट बोला गया है। तो हम आगे एग्जाम स्ट्रेटेजी मटेरियल चैप्टर सबसे पहले लिखा हुआ है, और सबसे पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है ईओक्यू। यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट ने टॉपिक्स बनाए हुए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका लेबर से, लेबर कॉस्टिंग से। लेबर कॉस्टिंग से कौन से मेथड, कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये देखिए फ्लक्स मेथड वगैरह। तो हम आगे लेबर कॉस्टिंग में, और ये आ गए आपके टर्नओवर रेशियोज। थर्ड टॉपिक था टर्नओवर रेशियो, होल से रोवन। मैंने क्या बोला था, लेबर का मतलब सबको क्या लगता है, होल से रोवन, होल से रोवन पढ़ के चले जाओ, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, टर्नओवर रेशियोज। तो पहली चीज तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आए हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन किसका था, मशीन ए और मशीन बी फॉलोइंग प्रेजेंटली इवैल्यूएटेड टू पॉसिबिलिटीज है, रिकमेंड व्हिच मशीन शुड बी चूजन। इसका मतलब आपने कॉस्टिंग के कंसेप्ट, किसी चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था, कॉस्टिंग के कंसेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सी पॉइंट में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों ने मुझे जो बताया, हालांकि हम डिटेल कुछ नहीं पढ़ रहे, इस वाले क्वेश्चन में ये एक न्यू क्वेश्चन था। इसमें भी क्वेश्चन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते थे। इंडिविजुअली क्या होना चाहिए हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। फिर आए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट एक, ओवरहेड्स का क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट मटेरियल है, कंप्यूट परसेंटेज, यानी कि जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स और यूज अबव रिकवरी रेट्स। और ये रहा, तो ये आपका जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग एक साथ पढ़ाए जाते हैं, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था सारी स्टडी मटेरियल करनी है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ लिखा हुआ है मैंने, ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चन।
तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था और स्टडी मेट में ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए आप बी पार्ट में। डी पार्ट का आ गया आपका, इसमें स्टैंडर्ड था और एक्चुअल था। क्या करना है आपको इसमें, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था और एस्केलेशन क्लॉज का क्वेश्चन था। तो वहीं पे मैंने मार्क किया था कि एस्केलेशन क्लॉज से मतलब इंस्टीट्यूट में एक दो क्वेश्चन है एस्केलेशन क्लॉज के, जो कि आपके ऑल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में कवर हो जाना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। नेक्स्ट, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस, कोई भी 5 पॉइंट्स। ये थ्योरी का क्वेश्चन वरदान है, प्रैक्टिकल डाल दो तो और अच्छा होता, नहीं भी डाला तो आपको पता होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, पूरी प्रोसेस, जॉब कॉस्टिंग, एग्जांपल, सारी चीजें आप इसके अंदर लिख के आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3, ये किस चीज का क्वेश्चन था। आगे हम निकालते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग द कंपनी टू कैरी स्टॉक एस्टिमेटेड वैल्यू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शर्ट एंड शॉर्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड पर इन द फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट, और बजट बनाना था आपको। तो जो क्वेश्चन मुझे ओवरव्यू मिल रहा है, उन्होंने कहा कि ये कोई हटके क्वेश्चन था बजट का, और आपको ट्राई करना, मतलब ट्राई करोगे तो टाइम लगेगा। हालांकि कुछ बच्चों का रिस्पांस ये भी है कि सॉल्व हो गया था लेकिन इसमें टाइम लगा था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए कि आप सी इंटर का पेपर देने जा रहे हैं तो सारे तो क्वेश्चन हलवा नहीं मिलेंगे आपको। बजट हमने कहा लिखा हुआ है सर, लिखने को तो चैप्टर सारे लिखे हुए हैं, लेकिन क्या हमने बजट ऐसा लिखा था कि आप बाद वाले उसमें इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, बजट को मैंने आपके यहाँ पर लिखा था कि आप 20 मई को आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिसके बारे में डिटेल नहीं बताई थी उसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के करके जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, आपको क्या करना है इसमें, कॉस्टशीट बनानी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसके बेस पे मुझे आपको रिव्यू मिला, इसमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था, और बजट के साथ साथ ही इसी के नीचे यहाँ पर मैंने कॉस्टशीट लिखी थी। कहाँ पर गई आपकी, ये रहा कॉस्टशीट। और मार्क्स देखिए कितने, 10 मार्क्स का है। बड़ी कॉस्टशीट जब देते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी दे सकते हैं, इसमें फंसा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिंपल 10 नंबर का सिंपल क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस वगैरह, ये आपको पता है, ये कॉस्टशीट का ही पार्ट है। और हम इधर आ गए हैं, ये था आपका किसका क्वेश्चन, ये था आपका प्रोसेस का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। टॉपिक का क्या नाम है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो मैं गया प्रोसेस कॉस्टिंग में, ये रहा प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ये रहा प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसके अंदर आ गया आपका वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट। देखिए, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते थे ऐसा लगता है नॉर्मल लॉस अकाउंट्स वगैरह पढ़ के चले जाएंगे, इंटर प्रोसेस देख लेंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस की होगी आपने तो 10 नंबर फ्री के थे, कोई भी इसमें नई एडजस्टमेंट या कोई भी नई चीज इसके अंदर नहीं थी। आगे, और नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये रहा। ड्यूरिंग द ईयर योर रिकॉर्ड फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन और कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स दिस एंड दिस। किसका क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का। तो हम आए मार्जिनल कॉस्टिंग में, और ब्रेक इवन और प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज दिस। तो ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिजायर्ड सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट। बात खत्म। चैप्टर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, इनको जनरलाइज करना था, मतलब ये आपका कौन सा था, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, या था इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड था, 5 नंबर का बात था, आप छोड़ भी सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। और उसके बाद हम लेबर वगैरह कॉस्ट रिलेटेड टू सेटअप से, ये एबीसी का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा आपको, अगर आपने एबीसी के स्टडी मटेरियल करके गए थे। कहाँ है हमारा एबीसी, ये रहा। अगर आप स्टडी मटेरियल करके गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कोई भी नई एडजस्टमेंट नहीं है, बेस जो थे वो सिंपल थे। रहे आपके वेरिएंसेस, अगर ऐसा लगता है कि वेरिएंस कम, रहा आपका वेरिएंस, कौन वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस। तो हम आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये रहे आपके लेबर वेरिएंसेस। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये सब हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट की भी हम एक ऐसी ही प्लानिंग करने वाले हैं जिसमें यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर नहीं बताया, लेकिन मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर भी बताने वाला हूँ कि कैसे रिवीजन करना है। और आपको यहाँ पर क्या बनाना था, यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स है, 3 प्रोडक्ट्स है एक्स एंड वाई, फर्दर प्रोसीजर, यानी कि जॉइंट एंड बाय का क्वेश्चन था ये, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, और इसे डिस्ट्रीब्यूशन करना था आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला। और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, 5 नंबर के लिए, लेकिन था सिंपल, इसमें कोई नई एडजस्टमेंट नहीं थी। जॉब एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट आ गए हम। कहाँ पर है हमारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये रहा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, हमें पढ़ना था। और इसमें टॉपिक क्या देखने थे हमें, हमें देखने थे डिसीजन टू फर्दर प्रोड्यूस और नॉट, और एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो ये रहा डिसीजन टू फर्दर प्रोड्यूस और नॉट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रेजेंटली अडॉप्टेड मेथड अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी था, और एडवाइस करना है आपको आगे जाना है फर्दर प्रोड्यूस और नॉट, आप वर्ड भी मैच कर सकते हैं।
आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और ब्रीफली एक्सप्लेन अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से हर एक पॉइंट करके जाना होता है। कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, हमारी कॉस्टिंग का क्या पार्ट है, आईजीएसटी आता नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्रेडिट अलाउड है, क्रेडिट अवेलेबल है, आईटीसी की जीएसटी पढ़ा है आपने, डीमर्ज आते हैं, शॉर्टेज आते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये मटेरियल के चैप्टर से बता दिया आपको। फिर उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम फॉलोइंग सिचुएशन में क्या होगा, ऐसा हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। देखो आज 5 नंबर में काम आ गया आपके। ओवर टाइम प्रीमियम के बारे में बताता हूँ, मैंने कहाँ दिखाया, ये देखिए लेबर में से लिखा था मैंने, ओवर टाइम ट्रीटमेंट का इंस्टीट्यूट ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं चला हुआ है कि है क्या रहा है, लेकिन अगर आपने ये वाला प्रैक्टिकल किया हुआ है जो कि स्टडी मैट में है, ओवर टाइम ट्रीटमेंट जब क्या होगा, ये लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन ना पूछ के इसकी थ्योरी पूछ दी, और अगर आप पढ़ के नहीं गए थे तो ये 5 नंबर गए। हालांकि जो बच्चे करके गए थे इस क्वेश्चन को वैसे पूरा पूरा किया होगा उसमें। फिर उसमें आपको क्रिटिसिज्म बताना है, लेवल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की मतलब लिमिटेशंस बतानी है आपको। और ये मेथड वाला क्वेश्चन था, कल मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी मेथड वाले क्वेश्चन की, तो सिंपल से डायरेक्टली चार्ज टू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स तो क्या होगा, ये जॉब कॉस्टिंग होगा। ऐसे ही एक जॉब कॉस्टिंग जो स्पेसिफिक जॉब पे आ गया तो जॉब कॉस्टिंग हो गया। तो सिंपल सिंपल से मेथड थे। आई होप पॉइंट क्लियर है। यहाँ से हम कॉस्टिंग की बात बंद कर देते हैं। कॉस्टिंग में क्या करना था ये नहीं बताया मैंने आपको, प्लानिंग के क्या फायदे, बस इसलिए पेपर को एनालाइज बिल्कुल नहीं किया हमने। हमने कुछ प्लान किया है, प्लानिंग के हिसाब से पेपर आता है। अब यहाँ पर आप कॉस्टिंग के पेपर को खत्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉस्टिंग के पेपर को निकाला और यहाँ पे अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो कि पूरे ही पेपर को क्या मैं काट सकूं कि आपको कुछ दिखे ही ना, खत्म है कॉस्टिंग का पेपर, आपको कुछ नहीं चेक करना है इसमें से। आप अपने जीवन का सबसे मुश्किल पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, जिस सबसे मुश्किल का मतलब जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा मुश्किल है, प्रोविजन प्रैक्टिकल सब कुछ मिक्स है, उसमें थ्योरी भी है उसमें प्रैक्टिकल भी है। अकाउंट्स का मतलब क्या है, पूरा प्रैक्टिकल। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, पूरा प्रैक्टिकल। लॉ का मतलब क्या है, पूरा थ्योरी। तो इसका मतलब क्या है, टैक्स का मतलब थ्योरी भी प्लस प्रैक्टिकल भी। तो सबसे ज्यादा दिमाग आपका इसमें लगने वाला है। तो दिमाग कैसे लगाना है, जब आप घर आ जाएंगे आपको ये वीडियो 7 साढ़े 7 के आसपास दिख रही होगी, 7 बजे के अप्रॉक्स आप अपना रिवीजन शुरू कर देंगे। ऐसा ना करें कि भाई साहब थक गया मैं तो नींद सी आ रही है तो मैं सो जाऊं थोड़ी देर, वो नींद सी अगले 6 महीने जगाए रखेगी। आप ये ध्यान रखें अगले 1.5 दिन कोई सोना खाना पीना सब भूल जाइए और लग जाइए, क्योंकि 2 एक्स है आपके पास, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। तो पहला चैप्टर कहां से शुरू करेंगे, आपकी थकावट को ध्यान में रखते हुए आप पहले इस बार इनकम टैक्स उठाएंगे और सिलेक्टेड चलेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। कम समय में ज्यादा टाइम, ज्यादा चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं देखिए। पहले आपने उठाया रेजिडेंशियल स्टेटस। जैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस, अब रेजिडेंशियल स्टेटस रिवाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन वाइज बताऊंगा मैं आपको। फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर सेट ऑफ और फिर टीडीएस। क्या आज के लिए ज्यादा नहीं हो गया, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा। एक भी चैप्टर इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई भी क्वेश्चन को हाउस प्रॉपर्टी में आप बोलेंगे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज चाहे सेट ऑफ है, चाहे टीडीएस है, चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस है, 10 मिनट या 7 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन करके देखने, स्टडी मैट को थॉरोली रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया इससे आपके चैप्टर रिवाइज होगा, कर क्वेश्चन आपने सारे देखने। फिर जब कल का दिन होगा तो आप हेड उठाएंगे, जिसमें हेड का नाम होगा कैपिटल गेन। इसमें से अलग से क्वेश्चन आता है। कैपिटल गेन के बाद डिडक्शन, पीजीवीपी, आईओएस, सैलरी, रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में मिल जाएगी, बिना परमिशन के मिल जाएगी इस बार की, आपको अलाउ करने की परमिशन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप इसमें। फिर उसके बाद आप ये जो जीएसटी है ये कब शुरू करेंगे, 4 बजे तक का टारगेट आप बना लीजिए कि कल 4 बजे, 3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे, 4 बजे आप स्टॉप कर देंगे इनकम टैक्स पढ़ना। अगर कोई छोटा चैप्टर बड़ा चैप्टर बाकी है, कोई भी जैसा भी चैप्टर उसी टाइम छोड़ देंगे, 4 बजे आप जीएसटी उठा लेंगे। और शाम को, कल शाम को 4 बजे तक और अगले दिन सुबह तक आप जीएसटी ही पढ़ेंगे, इनकम टैक्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लास्ट के जो 2 घंटे बचेंगे आपके पास, चाहे वो 9 से 11 का समय या 10 से 12 का समय, उसमें आप एक बार ओवरव्यू रिवाइज कर लेंगे, बस बात खत्म। अब मैं आगे चैप्टर वाइज इनकम टैक्स में क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का बताऊंगा। इनकम टैक्स में एक क्वेश्चन, एक चैप्टर कैसे रिवाइज करना है। फिर जीएसटी के लिए एक अलग से आपको पार्ट मिलेगा, जिसमें जीएसटी कम समय में विद क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं और वो सॉल्यूशन उसी में होंगे। देखना है आपको, रिवाइज करना है और बहुत जल्दी जीएसटी हो जाएगा। इसलिए पहला फोकस हमारा किसकी तरफ है, पहला फोकस हमारा है इनकम टैक्स की तरफ, जिसमें चैप्टर कौन सा था, रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5, 8 और 13 उठानी है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 5 जो इलस्ट्रेशन है वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर होते हैं और जब साइन ऑफ करते हैं तो वो दोनों ही दिन इंडिया के अंदर नहीं माने जाते हैं। उसका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5। स्कोप के 2 क्वेश्चन आप करके चले जाइए और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इंडिया के अंदर टैक्सेबल है आर, एनओआर, एनआर हर केस के अंदर। नेक्स्ट फिर आप हाउस प्रॉपर्टी उठाएंगे। 3 हाउस क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट होता है कि सजेस्ट करिए, ऐसे क्लास में आ भी सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें जीएबी के क्वेश्चन में वैकेंसी वगैरह आपसे पूछ ली जाए तो वो भी आ सकता है। तो इलस्ट्रेशन 1 आप करेंगे।
एक क्वेश्चन होता है पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। जिसमें आपको एग्जाम के बाद दिखा रहा हूँ इसमें कि कैसे क्या इसमें से पेपर आया था। इलस्ट्रेशन 9 और प्रैक्टिकल थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका पार्टली लेट आउट का क्वेश्चन है। पार्टली लेट आउट मतलब 1/3 एरिया, 50% एरिया, 25% एरिया, वो भी आपको एक बार हाथ से सॉल्व करना है, वरना पेपर में सॉल्व नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन है छोटू सा, अनरियलाइज रेंट और एरियाज ऑफ रेंट रिसीव होता है तो 30% की डिडक्शन देखते हैं, उसमें कंडीशन है। फॉरेन हाउस का एक क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 की उसका यूएसए में हाउस था, यूएसडी डॉलर्स में दिया हुआ है तो क्या उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह की डिडक्शन मिलती है, वो वाला पॉइंट। नेक्स्ट आ गया पीजीबीपी। पीजीबीपी का आपको कंबाइंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंपलसरी पार्ट जो पीजीबीपी डोमिनेटिंग क्वेश्चन हो सकता है, वो सैलरी डोमिनेटिंग क्वेश्चन भी हो सकता है, पीजीबीपी डोमिनेटिंग क्वेश्चन भी हो सकता है, या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। तो पहले हम पीजीबीपी की बात करते हैं कि पीजीबीपी में रिवाइज क्या करना है। सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आप उठाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उठा के सारे रेट्स देखेंगे और सिर्फ 3 क्वेश्चन कर लेंगे, इलस्ट्रेशन 1, 3 और 2। इससे आपका डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगा। हालांकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए, लेकिन वो आप ऑडिट टेक्निक से करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप हाथ से सॉल्व करेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट 44 एडी ऑडिट वाली चीजें हैं, स्पेशल रेट वाले। 44 एई में व्हीकल वाला, इसके लिए क्या करें तो 44 एडी के लिए इलस्ट्रेशन 16 करेंगे, एई के लिए इलस्ट्रेशन 17 और प्रैक्टिकल 8 है। लिस्ट अपने सामने होनी चाहिए, इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रखें और टिक लगाते रहिए कि कौन कौन सा मेरा हो गया है। फिर आपका एक रूल है, रूल 8 है। जो रूल 8 है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अब एग्जामिनर को डिफिकल्ट पेपर बना हुआ तो ये बना देगा वो। रूल 8 के इलस्ट्रेशन 18 और प्रैक्टिकल नंबर 10 है। टी कॉफी वाला क्वेश्चन है, इसमें 40%, 25%, 35% ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो पढ़ लेना, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंस, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि एग्जामिन वेदर एग्जामिन द अलाउेबिलिटी और डिसअलाउेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो इसमें आपको रूल सेक्शन नंबर 37 अलाउड डिसअलाउड 40 जो डिसअलाउड होते हैं, तो वो लिस्ट एक बार आपको पढ़नी है। और उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए, प्रैक्टिकल 3 और प्रैक्टिकल 5 आपके स्टडी मैट के अंदर। जितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल स्टडी मटेरियल, आईसीआई के स्टडी मटेरियल की हम बात करें, बाकी कितनी भी बुक्स रेफर कर सकते हैं इनकम टैक्स के लिए, सब सही है, बस आंसर नहीं देखना है किसी का। क्वेश्चन आप कितने भी ट्राई कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मतलब पीजीबीपी का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिसमें चार्ट बना होता है और बताइए ऊपर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है, करेक्ट प्रॉफिट निकालिए, ये सारी चीजें। इसके लिए आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको काम चल जाएगा। प्रैक्टिकल 7 और प्रैक्टिकल 9 को आप सॉल्व करके चले जाएंगे तो बात हो जाएगी। इतने टॉपिक्स करने से आपका पीजीबीपी रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन उन्हें भी रिवाइज करना है, इनको हाथ से सॉल्व करना है, बाकी को आप ऑडिट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बड़ा क्वेश्चन है, अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन भी इसके अंदर आता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है, 10 या 8 जो भी आप कहना चाहें। कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जन किसमें, कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन नॉर्मल कैपिटल असेट में, इसके क्वेश्चन आपको पता होगा। इंस्टीट्यूट में इसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। फिर एक स्लम सेल का क्वेश्चन है, स्लम सेल का इंस्टीट्यूट में इलस्ट्रेशन नंबर 10 दी हुई है। शेयर्स का क्वेश्चन है, शेयर्स प्रैक्टिकल 1 है। ये नॉर्मल शेयर, राइट और बोनस शेयर का क्वेश्चन है। आपको शेयर वो वाला भी पता होना चाहिए जो आपका 2018 वाले से पहले क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें 15 फ्लैट्स वाला भी है, एग्जाम में 15 की जगह 25 हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपने हाथ से सॉल्व नहीं किया होगा यहाँ पर तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल नंबर 3 है। फिर आए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर हम एग्जाम्पशन भी कवर कर रहे होंगे, एडवांस मनी फॉरफिटेड भी कवर कर रहे होंगे। एग्जाम्पशन आपको सारी पता होनी चाहिए। 54 हाउस बेच के, हाउस रेजिडेंशियल हाउस बेच के, 54 एफ अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदना, लॉक इन पीरियड क्या है और उसमें अमाउंट ऑफ फॉर्मूला किसमें लगता है, सारी चीजें रिवाइज करने के बाद आप प्रैक्टिकल नंबर 6 और प्रैक्टिकल नंबर 7 आपने जितने क्वेश्चन किए वो सारे गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल कराए गए थे आपको क्लास में, कहीं से भी आपने क्लास लिया, लेकिन स्टडी मैट के ये वाले क्वेश्चन आपको पक्का करने हैं। नेक्स्ट सैलरी आ गया। सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपका सैलरी रिवाइज करना। कैसे रिवाइज करना है, सारे प्रोविजंस पर डालने हैं, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, परक्विजिट्स और आपका एचआरए। इनमें से सेपरेट क्वेश्चन भी आया है कई बार 5-5 नंबर का, तो इनको आपको ध्यान से करना है। इनके सामने इनके रिस्पेक्टिव इलस्ट्रेशंस लिखी हुई हैं। सैलरी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी बुक में जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, इलस्ट्रेशन 2 है, 20 और 21 और प्रैक्टिकल 4 और 5। आप इन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, प्रोविजंस आपको सारे आने चाहिए। फिर आए हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब आप सारा रिवीजन कर लेंगे तब लास्ट में आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को उठाइएगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से 1 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन आपको नई एडजस्टमेंट लगे उसे सॉल्व करके देख लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। प्रैक्टिकल है, इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं है 1 से 11 तक के। जो आपको कोई पीजीबीपी डोमिनेटिंग क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई सैलरी डोमिनेटिंग क्वेश्चन, जो आपको ठीक लगे 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस करिए। 3 to 4 क्वेश्चन कौन से करने हैं वो आप देखेंगे। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इजी हो, आपको लग रहा हो तो आपको उसे करने की जरूरत नहीं। जो डिफिकल्ट लगे उसे करके देखिए, सॉल्यूशन सबके देखिए, एग्जाम में आपके काम आएगा। और टैक्स लायबिलिटी के आपको प्रोविजन पता होने चाहिए। 115 बीएसी क्या होता है और रिलीफ इसका क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, ये पता होना चाहिए। जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89, इसमें डिफरेंट स्लैब रेट लगता है
और जो स्लैब रेट होगा डिफरेंट ईयर्स का वो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि क्या स्लैब रेट है। इसका भी एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 25। जब एग्जामिनर को मुश्किल पेपर बनाना होता है तब वो ऐसा पेपर बनाता है। ये है आपकी स्ट्रेटेजी टैक्स के लिए। और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए आपको क्या मिलेगा जरा ध्यान से सुनिए। करना क्या है आपको पता चल गया, ये 4 चैप्टर्स आज रिवाइज करने हैं। इसी सीक्वेंस में रिवाइज नहीं करूं तो बताओ क्या क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप किसी भी सीक्वेंस में रिवाइज करिए, जो भी मैंने क्वेश्चन दिए बस वो करने हैं। सजेशन मेरा ये है, इसके पीछे साइकोलॉजी लगाई गई है। रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा इजीली हो जाता है देख के ही। हाउस प्रॉपर्टी के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ते हैं। सेट ऑफ को आप कम प्रोविजन से, टीडीएस में रेट्स एप्लीकेबल है तो इसको एग्जाम वाले दिन भी देखना पड़ेगा, तो आज इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर 194M जितने भी नए प्रोविजंस आए हैं, 194M 194N सारे जितने भी 194C जो पहले से चला हुआ आ रहा है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है और एक दो अमेंडमेंट और है इसमें, वो आपको पक्का पक्का देख के जानी है। कैपिटल गेन आप अगले दिन से मतलब कल से शुरू करेंगे। 4 बजे आप इसको बंद कर देंगे। 4 बजे क्या करना है जीएसटी के अंदर, तो ध्यान से सुनना। जीएसटी के लिए हम क्या करने वाले हैं, जीएसटी के अंदर आपको सिर्फ प्रोविजंस पढ़ने हैं, प्रोविजंस। और जीएसटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो अवेलेबल हो जाए। अनलिस्टेड तो हो ही जाएगी जो अपने बच्चे हैं, अगर पब्लिक हो पाए तो मैं उसकी पॉसिबिलिटी देखूंगा कि क्या मैं उसे कर पाऊंगा। ये जो जीएसटी की रिविजनिंग क्वेश्चन है पब्लिक करने के लिए कि वो आपको इस चैनल पे मिल जाए, इसका मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ, श्योरिटी कोई भी नहीं है क्योंकि लेंदी वीडियोस होंगी तो मैं देखूंगा उसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको टॉपिक के कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रैक्टिकल, किसी भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए, कंसेप्ट वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एक नंबर है उस पर अपना नाम और क्लास 9903 99946 कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, सिर्फ आपका नाम और क्लास और ग्रुप, ऐसे सीए इंटर ग्रुप 1 और आपका नाम, जो भी आपका नाम है। और उसके बाद आप अपना डाउटफुल टॉपिक यहाँ पे भेज सकते हैं। वो डाउटफुल टॉपिक आपको किसी चीज का प्रोविजन भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको तुरंत उसके सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी। सॉल्यूशन वीडियो अनलिस्टेड होती है, वो आप आगे शेयर करें, वो आपकी मर्जी है एग्जाम के लिए, लेकिन वो यहाँ पर पब्लिकली अपलोड नहीं की जाती है। तो अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर आपने मेरे से क्लास नहीं ली है, तो आप इतनी हेल्प टेक्स्ट के पेपर से पहले ले सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किसी से भी हेल्प लेने में। पेपर लास्ट है, पूरी 200% से प्रिपरेशन कर दीजिए। अपने बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोए ना, मैं नाम ना लूं, सोए ना और प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगली वीडियो में हम जीएसटी की बात कर रहे होंगे। और ध्यान रखना, मैराथन अगर आपने पकड़ लिए तो ये नवंबर 22 में भी देखने पड़ जाएंगे। इस डर के साथ आप पढ़ाई करने लगिए, 2 दिन के बाद जीवन में बहुत ही आराम है, आराम से आप एंजॉय करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।